नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विदार के पर। साथियों, हम जो है लगभग आपको पिछली क्लास में तत्परा श्रेणी तक कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का वो सेक्शन जिसे हम दक्कन का प्रायद्वीप कहते हैं। दक्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत जो है लगभग हमें 4 से 5 पठार मिलते हैं पढ़ने के लिए और 2 श्रेणियां मिलती हैं मुख्यतः। वो श्रेणियां जो 4 से 5 पठार है वो उसमें हम महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का पठार, ठीक है, और महानदी बेसिन भी लगभग उसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम दो जो श्रेणियां पढ़ते हैं वो होता है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहां पर मैं आपको एक बार मैप पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें पहले मैप पे क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या चीजों का अध्ययन करा है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने तो पूरा आपको इसका एक ओवरव्यू दिया था प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है, एक ओवरव्यू दिया था जिसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद हमने सबसे पहले अध्ययन किया था आपका अरावली रेंज का। उसके बाद हमने पढ़ा था आपके मालवा के पठार का, बुंदेलखंड के पठार का, बघेलखंड के पठार का, और उसके बाद हमने पढ़ा था आपका विंध्याचल श्रेणी के बारे में। विंध्याचल श्रेणी के बाद बेटा हमने पढ़ा था छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे मेघालय का पठार। मेघालय के पठार के बाद हमने जो है क्या पढ़ा था, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी में जैसे मैंने आपको राजपीपला, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा इन सभी के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के पठार से शुरू होकर के। ठीक है, आज हम कहां से शुरू करेंगे, महाराष्ट्र के पठार से। क्लियर है? चलिए महाराष्ट्र के पठार से हम जो है शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। चलिए, ये पठार जो है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र के बिल्कुल मतलब लगभग पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार कोकण तट से लेकर तथा सह्याद्री को छोड़कर, कोकण तट तथा सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में फैला हुआ है। यानी जो महाराष्ट्र का बिल्कुल आपका पश्चिमी हिस्सा है जहां पे मुंबई वगैरह सिटी हुई बसी हुई है, और यानी समुद्र के किनारे का जो एरिया है उस एरिया को छोड़ के, और एक जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है उसको छोड़ करके संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में क्या है, महाराष्ट्र का पठार फैला हुआ है। अधिकांश क्षेत्र पर दक्कन ट्रैप की सैलें बिछी हुई है। बर्दा बैनगंगा बेसिन में ऑर्कियन नेस, और किनारों पर आपको धारवाड़ शिष्ट चट्टानें मिलती हैं, कहीं कहीं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी मिलती हैं तथा विंध्यन शैलें भी मिलती हैं। कहां पर, महाराष्ट्र में आपको कितनी शैलें मिल रही हैं, दक्कन ट्रैप की शैलें बिछी हुई हैं अधिकांश क्षेत्र में। इसके अलावा बर्दा और बैनगंगा के बेसिन में आपको आर्कियन की चट्टानें मिलेंगी, किनारों पर आपको धारवाड़ की चट्टानें मिलेंगी तथा कहीं कहीं कुड़प्पा और विंध्यन शैलें भी आपको मिलती हैं। ये सारी चट्टानें जो है लगभग महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। उत्तर में तापी नदी का बेसिन एक असीमित घाटी है जहां के बाद महाराष्ट्र का पठार जो है समाप्त हो जाता है, जिसकी ढाल दक्षिण की ओर है, तथा उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी है। तापी बेसिन के उत्तर में क्या है, सतपुड़ा श्रेणी है। महाराष्ट्र के पठार को पुनः 5 हमने क्या है सूक्ष्म इकाइयों में बांटा है। किसमें बांटा है, 5 सूक्ष्म इकाइयों में महाराष्ट्र के पठार को, जिनमें अजंता की पहाड़ी, गोदावरी घाटी, अहमदनगर बालाघाट पठार, भीमा बेसिन और महादेव उच्च भूमि। कहते हैं कि उपरोक्त भौगोलिक इकाइयों में महाराष्ट्र राज्य की अंतर्गत ही बालाघाट श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी, शतमाला पहाड़ियां अवस्थित हैं। इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है कि अजंता पहाड़ियां कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अहमदनगर बालाघाट का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बालाघाट श्रेणी कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र श्रेणी कहाँ है, ये भी आपकी महाराष्ट्र में है। और सतमाला श्रेणी भी आपकी महाराष्ट्र में है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी मैप पे दिखाया था। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें मैप पे कुछ चीजें, अजंता रेंज महाराष्ट्र में है, दिख रहा होगा आई थिंक। नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं, देखिए होता है या नहीं।
कुछ और चीज करना। ये दिख रहा होगा आपको अजंता रेंज, एक बार मैं मिटा देता हूं, उसके बाद दिखाता हूं आपको। ये देख लीजिए, वो मिट नहीं रहा है, अजंता रेंज और बालाघाट रेंज, ठीक है। ये अजंता श्रेणी है और ये बालाघाट श्रेणी है, ये लिखा हुआ है। ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में ही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हरिश्चंद्र रेंज भी दिख रही होगी, ठीक है। हरिश्चंद्र के बाद आपको यहाँ पे मैकाल श्रेणी भी दिख रही होगी, हालांकि ये महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है। इसके अलावा विंध्याचल एक सतमाला श्रेणी भी है, ये सतमाला हिल्स, ये भी महाराष्ट्र में। ये सारी अंदर है, मैप से थोड़ा सा इंगित करने के लिए इनको बाहर दिखा दिया है, ठीक है। इंगित करने के लिए इनको क्या किया है, बाहर दिखा दिया है। क्लियर, पढ़ लीजिए इसको एक बार फिर से। मैं विस्तार कोकण तट, कोकण बिल्कुल पश्चिमी तट है कर्नाटक के, वहां से सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में, और इसमें इतनी जो है क्या बोल पाई जाती है, शैलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, दक्कन ट्रैप की शैलें हैं, और की अन्य इसके किनारे पर पाई जाती हैं, धारवाड़ शिष्ट भी है, कुड़प्पा भी है, विद्यन भी है। इसके अलावा तापी बेसिन एक असीमित घाटी है जिसका ढाल दक्षिण की ओर है, मंद है, तथा उत्तर की ओर क्या है, सतपुड़ा पहाड़ियों की ओर तीव्र है। तापी बेसिन का जो है वहां पे जो बताया है उसके बारे में, महाराष्ट्र को पुनः पांच सूक्ष्म इकाइयों में बांटा गया है। अजंता की पहाड़ियां, गोदावरी घाटी, अहमदनगर, बालाघाट पठार, भीमा बेसिन तथा महादेव उच्च भूमि। इसके अलावा आपको निम्न भौगोलिक इकाइयों के अंतर्गत बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी भी आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। क्लियर है, ये यहाँ की बात अगली हम चर्चा करेंगे, उसमें बस इतना ही था। ये श्रेणियों के नाम कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हरिश्चंद्र श्रेणी किस राज्य में है या बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है, इनके नाम पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने उतना ही आप लोगों को बताया है। आज हम चर्चा करेंगे, अभी हम अगला चर्चा करेंगे महानदी विषय। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। महानदी मतलब छत्तीसगढ़ के एरिया में लगभग, ये छत्तीसगढ़ है आपका, ठीक है, ये उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। यहाँ पर आर्कियन ग्रेनाइट और नीच सेल के ऊपर कुड़प्पा आबशादी सेलें बिछी हुई हैं। यह बेसिन महानदी तथा इसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदो और मांड आदि नदियों द्वारा प्रवाहित होता है। बेसिन की सीमा पर पहाड़ियां तथा पठारों की का क्रम स्थित है। उत्तरी सीमा लोरमी पठार, उत्तरी सीमा में लोरमी पठार है। महानदी के बेसिन के उत्तरी सीमा में कौन सा पठार है, लोंड्रा पठार है, लोरमी पठार है, और इसके अलावा पेंड्रा पठार है, छुरी पहाड़ियां हैं, रायगढ़ पहाड़ियां हैं। इसके द्वारा पश्चिमी सिरे पर, पश्चिम में आपको मैकाल श्रेणी मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया जहां से ही इस नदी निकलती है, और दक्षिणी सिरे पर राजहरा पहाड़ियां, इसके दक्षिण में यहाँ पे महानदी बेसिन के यहाँ पे क्या है बेटा, राजहरा पहाड़ियां, और यहाँ पे आपकी कौन सी है, मैकाल श्रेणी। इसके अलावा उत्तर में आपको मैंने बताया कौन सी, उत्तरी सीमा लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पहाड़ियां, इन चीजों की आप लोगों को याद रखना है। दक्षिणी सिरे पर राजहरा पहाड़ियां स्थित है जिनकी रचना धारवाड़ शहरों से, राजहरा मतलब आपके लगभग तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आ जाता है, जिसकी जो धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है वहां पर, ठीक है। ये महानदी का बेसिन दिखाया गया आपको, इस तरीके से यहां से निकलकर ये, और ये इस तरीके से जो है आपकी प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा उच्च भूमि की। गरजात पहाड़ियां उत्कल तट के सहारे विस्तृत है। इसके पश्चिम में महानदी बेसिन है, उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है, दक्षिण में पूर्वी घाट है, और पूर्व में उत्कल का मैदान है। ये उत्कल का मैदान,
प्रदेश की शैली मुख्यतः आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस तथा ज्वालामुखी है। यह प्रदेश अनाच्छादित पहाड़ियों, पठारों, तीव्र कटकों तथा प्रौढ़ घाटियों का सम्मिश्र है। उत्तरी उच्च भूमि में मलयगिरी, उत्तरी उच्च भूमि में मलयगिरी 1169 मीटर की जो है क्या है, चोटी है। मेघसानी शिखर आपका 1157 मीटर। आदि उल्लेखनीय शिखर आपके ओडिशा उच्च भूमि यानी ओडिशा हाईलैंड में पाए जाते हैं। याद रखना है मलयगिरी, मलयगिरी और आपका मेघसानी, कौन सा, मेघसानी, ये जो है आपकी कहां है, ओडिशा हाईलैंड में है। क्लियर है, समझ लीजिए और थोड़ा सा इस चीज को रिवाइज कर लीजिए बस। उसके बाद हम बात करेंगे दंडकारण्य के पठार की। इसका विस्तार बेटा ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में और हल्का सा आंध्र प्रदेश में भी है। कहां है, आंध्र प्रदेश में, ये इस रीजन में दंडकारण्य का पठार। आप लोगों को पता होगा यहां पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक कान काटे। यही दंडकारण्य वन आपका आज के समय में कहां पर है, हल्का सा महाराष्ट्र का हिस्सा, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना का हिस्सा। क्लियर है, यहां पर क्या है आपका दंडकारण्य का पठार। इसको हम अध्ययन करते हैं। इसका विस्तार ओडिशा, कोरापुट, ये जिलों के नाम दिए हुए यहाँ पे, कोरापुट, कालाहांडी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिला है। लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह एक विषम पठार है जिसे दो इकाइयों में बांटा है। पहला दंडकारण्य उच्च भूमि तथा दूसरा दंडकारण्य घाट, बिल्कुल किनारे वाला एरिया घाट। उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत बस्तर का पठार, घाटों के अंतर्गत कालाहांडी का पठार सम्मिलित है। उत्तर पश्चिम की ओर कांकेर बेसिन, उत्तर पश्चिम की ओर कांकेर बेसिन, यहां पर कांकेर बेसिन नहीं स्थित है जो छत्तीसगढ़ मैदान का दक्षिणी विस्तार है। यहाँ पे लगभग छत्तीसगढ़ का मैदान समाप्त हो जाता है। इसका दक्षिणी विस्तार कौन सा है, कांकेर बेसिन। प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में मलकानगिरी का पठार स्थित है। प्रदेश के दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पे मलकानगिरी का पहाड़ स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी। ये पूरा का पठार आपका कहाँ है, दंडकारण्य। आपको इतना समझना है कि दंडकारण्य का पठार मुख्यतः कहाँ कहाँ विस्तारित है, छत्तीसगढ़ में और आपका आंध्र प्रदेश में यानी तेलंगाना में हम कह सकते हैं, और आपका महाराष्ट्र में। क्लियर है, इतना याद है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कांकेर बेसिन कहाँ है, तो आपका दंडकारण्य के वन में है। मलकानगिरी का पठार कहाँ है, तो ये आपका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का। क्लियर, चलिए बस्तर बेसिन, लगभग बस्तर जिला में छत्तीसगढ़ का, जहां पे मतलब नक्सलवादी हमले बहुत ज्यादा होते रहते हैं, उस जगह पर जो है आपका दंडकारण्य बना है। क्लियर, चलिए आगे हम तेलंगाना के पठार की बात करेंगे। भूगर्भिक दृष्टि से यह प्रदेश प्रायद्वीपीय का समतल कृतीय भाग है जिसे प्रधानतः कैम्ब्रियन पूर्व की नीस शैलें पाई जाती हैं। प्रदेश के दो सूक्ष्म इकाइयों में बांटा जाता है, तेलंगाना तथा रॉयल सीमा उच्च भूमि। तेलंगाना प्रदेश संप्राय मैदान की एक पेटी है, सामान्य ढालपुर की है। रॉयल पठार का समतल भूमि है, रॉयल पठारी समतल भूमि है। बस इतना समझ लो कि ये मतलब तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का जो पठार है ये दो भागों में बांट लिया है, एक तेलंगाना का पठार, दूसरा रॉयल उच्च भूमि। रॉयल उच्च भूमि जो बिल्कुल आपके बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ एरिया है उसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए कर्नाटक का पठार। यह पठार कर्नाटक तथा केरल के कुछ भाग पर विस्तृत है। कर्नाटक का पठार कहां विस्तार है, केरल तथा कर्नाटक के, जिसमें आर्कियन से लेकर आधुनिक युग तक की चट्टानें मिलती हैं। प्रदेश की औसत ऊंचाई, प्रदेश इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। मूल्यानगिरी 1925 मीटर, बाबा बुदन पहाड़ियों की सर्वोच्च तथा कुंद्रेमुख 1894 द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। महाराष्ट्र के कर्नाटक के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मूल्यानगिरी, मूल्यानगिरी 1925 मीटर। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। कुंद्रेमुख दूसरा सर्वोच्च शिखर है। यह प्रदेश
अत्यधिक विच्छेदित है। इसे 3 भू आकृतिक इकाइयों में बांटा गया है। पहला मलनाद, दूसरा उत्तरी उच्च भूमि तथा तीसरा दक्षिणी उच्च भूमि। मलनाद एक पहाड़ी प्रदेश है। मलनाद क्या है? एक पहाड़ी प्रदेश है। यह पश्चिमी घाट के आर पार स्थित है। उत्तरी उच्च भूमि एक चौड़ा पठार है जिस पर कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियां प्रवाहित होती है। दक्षिणी उच्च भूमि को मैसूर का पठार कहते हैं जिसकी प्रमुख नदी कावेरी है। मैप पे दिखाऊंगा मैं भी आप लोगों को ये चीज। ये वाला एरिया बेटा कर्नाटक का पठार है, ठीक है। इसके पूर्व का हिस्सा है मिटा देता हूं, उसके बाद चीजों को आगे लेके चलता हूं, वही बेटर है। ये आपका क्या है? कर्नाटक का पठार, हल्का सा केरल में भी है और ये आपका कर्नाटक में। इसके पश्चिम में क्या है? मलकानगिरी, ठीक है। इसके उत्तर का उत्तरी उच्च भूमि कहा है और दक्षिण की दक्षिणी भूमि। यहां पे कावेरी नदी प्रवाहित होती है और ऊपर आपकी कृष्णा नदी। क्लियर? चलिए, दक्षिणी उच्च भूमि मलनाद एक पहाड़ी एरिया है जो पश्चिमी घाट के आर पार स्थित है। उत्तरी उच्च भूमि एक चौड़ा पठार है जिस पर कृष्णा तुंगभद्रा नदियां प्रवाहित होती हैं और दक्षिणी उच्च भूमि में कावेरी नदी। आगे हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु की। यहाँ पे मैंने बिल्कुल इन चीजों को क्या है, छोटा छोटा, बिल्कुल बहुत कम शब्दों में वर्णन करने की कोशिश की है, ठीक है। आप लोग, मैं मैप पे दिखाता चल रहा हूँ, साथ ही में आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके इसको कंटिन्यू आपको नोट डाउन कर लेना है। और इस चीज को, ये आपके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस है उनके बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। और वनडे एग्जाम के लिए तो है ही है खास करके, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु के पठार के बारे में अगर आज हम चर्चा करेंगे, यह पठार दक्षिणी सह्याद्री तमिलनाडु तटीय मैदानों के मध्य स्थित है। इसे मान लो ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये सह्याद्री है और ये आपका तमिलनाडु का उच्च भूमि है। तो यहाँ पे ये क्या है? विस्तार है, मध्य विस्तृत है। पठार के 2 इकाइयों में बांटा जाता है, तमिलनाडु पठार पहाड़ियां तथा दूसरा कोयम्बटूर और मदुरै उच्च भूमि। पहाड़ियों के अंतर्गत जावादी, यही चीज आपको याद करने वाली होती है। जावादी, शिवराय, कलरायन, पचमलाई की पहाड़ियां स्थित है। उच्च भूमि क्षेत्र में बैगाई एवं ताम्रपर्णी नदियों के बेसिन है। कोयम्बटूर और मदुरै में बैगाई एवं ताम्रपर्णी नदियों के महत्वपूर्ण बेसिन है। और ये आपके तमिलनाडु की पहाड़ियों में कौन कौन सी थी? जावादी, सेवाराय, कलरायन और पचमलाई। क्लियर? जो कि मैं आपको एक बार फिर से मैप पे दिखा देता हूं। जावादी, शेवाराय, पंचमलाई, शिरुमलाई, पलानी और वर्षनाथ, ये चोटियां हैं। ये आपकी तमिलनाडु की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। और यहां पर जो आपका कोयम्बटूर और मदुरै का जो क्षेत्र है, वहां पर जो है आपकी 2 नदियां हैं। कौन कौन सी? ताम्रपर्णी और बैगाई। क्लियर? ताम्रपर्णी और बैगाई मैप पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आगे हम चर्चा करेंगे बेटा पश्चिमी घाट पर्वत की। किसकी? पश्चिमी घाट पर्वत की, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत की। और पश्चिमी घाट पर्वत जो है आपका, इसको पहले हम थोड़ा सा मैप पे समझते हैं, उसके बाद जो है हम इसमें आगे चलेंगे। तापी नदी के मुहाने से लेकर, तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 900 से 1200 मीटर औसत ऊंचाई के साथ 1600 किलोमीटर में उत्तर से दक्षिण विस्तारित यह एक पर्वत श्रेणी है जो कि एक भ्रंश कगार के रूप में है। जो कि एक भ्रंश कगार के रूप में, भ्रंश कगार क्या होता है? कोई पहाड़ी है,
उसका एक हिस्सा इधर है और बिल्कुल दूसरी तरफ क्या है, एक कगार के रूप में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कगार आपका क्या होता है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल आपका कट जाए तो ये क्या होगा, कगार के रूप में, इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक कगार, और इधर का आपका बिल्कुल। ठीक है, 1600 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। कहां से कहां, उत्तर से दक्षिण। चौड़ाई बिल्कुल लगभग लगभग 15 से 20 किलोमीटर के समथिंग होगी, और जो ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर के समथिंग है। वो कहीं कहीं ज्यादा भी है, तो वो एवरेजन हमने ले लिए। ठीक है, और इसका विस्तार बेटा तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। भारत के मुख्य राज्य की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से राज्य, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, आगे हम इसको चर्चा करेंगे अभी। पश्चिमी घाट दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा बनाता है। पश्चिमी घाट दक्षिणी पठार की कौन सी सीमा बना रहा है, पश्चिमी सीमा। मैंने भी बताया आपको, जो संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के अंतर्गत तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग मैंने बताया 900 से 1200 मीटर, अधिकतम कैसी है, 1200 मीटर। सामान्यतः पश्चिमी घाट उत्तर में 50 किलोमीटर, दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर चौड़े हो गए हैं। लगभग लगभग 20 से 25 मैंने आपको बताया था। पश्चिमी घाट उत्तर में 50 किलोमीटर, दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर चौड़े हो गए। इतना तो नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है, लेकिन लगभग लगभग 25 से 30-40 किलोमीटर के बीच में तो है। ठीक है, चौड़ा हो गया है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश कगार है, ये बताया मैंने। ये देखो, जैसे मान लो ये इस तरीके से क्या है, ये वाला एरिया है, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, और ये भ्रंश कगार के रूप में है। ठीक है, भ्रंश कगार, ये वाला एरिया भ्रंश कगार बोला जाता है। यह उस भ्रंश का घोतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। जैसे मान लो कोई भूमि जुड़ी हुई है और वो टूट रही है, तो वही उसी चीज का ये परिचय दे रहा है। पश्चिम घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिरी की पहाड़ियां हैं। उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिरी की पहाड़ियां मिलती हैं, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला उत्तरी सह्याद्री, दूसरा दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, इन दोनों को विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से हुआ है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुवाई 1646 मीटर है, महाबलेश्वर 1438। ये उत्तरी जो महाराष्ट्र में है उनकी हम बात कर रहे हैं। कालसुवाई 1646 मीटर, महाबलेश्वर 1438 यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है, कहां से, महाबलेश्वर से। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर आपका कुंद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का दक्षिण में सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सी, कुंद्रेमुख है। ये कर्नाटक में पड़ती है। पुष्पगिरी 1714 मीटर, ये आपकी कर्नाटक में है। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है पुष्पगिरी, जिसके पास से ही कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी कहां से निकल रही है, पुष्पगिरी पर्वत के पास। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है, इसके बारे में बहुत मैप में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत आकर के मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर किसका, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है बेटा दोंडाबेट्टा 2637 मीटर। याद रखना, दोंडाबेट्टा आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च नहीं है, वो नीलगिरी पर्वत ग्रंथि का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, इसका सर्वोच्च शिखर दोंडाबेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। कौन सा दूसरा सर्वोच्च शिखर, कौन सा, दोंडाबेट्टा। और पहला कौन सा है, ये अभी आपको आगे बताऊं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या ऊटकमंड नीलगिरी में
ही स्थित है। नीलगिरी से दक्षिण में पालघाट दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। पालघाट से दक्षिण एक और पर्वत ग्रंथि का निर्माण होता है जिसे अनायमुदी पर्वत ग्रंथि कहते हैं। और इस पर्वत ग्रंथि का निर्माण उत्तर से अन्नामलाई पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियां तथा दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियों के मिलने से इस ग्रंथि का निर्माण हुआ है। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनायमुदी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2696 कौन सी है? अनायमुदी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 2637। अगर पूछा जाए कि उत्तरी सह्याद्री यानी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कालसुबाई है। और अगर पूछा जाए कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कुंदरेमुख। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है आपका कुंदरेमुख और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है आपका कालसुबाई। क्लियर? चलिए, अनायमुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कार्डामम इलायची पहाड़ियों केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। दक्षिण में नागरकोल की पहाड़ियां है। दक्षिण में नागरकोल की काहे पहाड़ियां हैं। कोडाई कनाल तमिलनाडु नामक पर्यटक स्थल एवं स्वास्थ्यवर्धक स्थल पालनी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है और ये पालनी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है आपकी, उसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कन्याकुमारी अंतरिक्ष से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी घाट का अंत हो जाता है। कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर उत्तर में, यानी 20 किलोमीटर पहले ही पश्चिमी घाट का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत में 4 प्रमुख दर्रों का विकास हुआ है। उत्तर से दक्षिण हम इनको विस्तार करके इस तरीके से बताते हैं। 4 प्रमुख दर्रे। पहला है आपका थालघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से गुजरते हैं। और दूसरा है आपका बोरघाट दर्रा, तीसरा है आपका पालघाट और चौथा है आपका सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत में कितने दर्रे हैं? 4। पहला कौन सा है? थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। इसे मुंबई से नागपुर, कोलकाता जोड़ा जाता है। और दूसरा है आपका बोरघाट, यह दर्रा भी उत्तरी सह्याद्री में स्थित है जिसे मुंबई से पुणे, बेलगांव, चेन्नई जोड़ा जाता है। तीसरा है पालघाट दर्रा, नीलगिरी एवं अन्नामलाई श्रेणियों के बीच केरल में स्थित है। इसे कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर के बीच रेल और सड़क मार्ग गुजरता है। और चौथा है आपका सेनकोट्टा दर्रा, यह नागरकोइल और कार्डामम पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम और आपके मदुरै को जोड़ता है। ठीक है, अगले पहाड़ी, अगले में हम मैप में देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, यह है नीलगिरी पर्वत ग्रंथि। नीलगिरी पर्वत ग्रंथि, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 चोटियां आगे आपस में मिल रही हैं, एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी घाट। ठीक है, यहीं पर यहां की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? आपकी अनायमुदी। कौन सी है बेटा? दोंडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोंडा बेटा। और अनायमुदी जो है वो आपकी दक्षिणी भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये वाला, ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा वो पालघाट है। ये वाला आपका दर्रा है वो सेनकोट्टा दर्रा है। ये कार्डामम पहाड़ियां, ये अनामलाई पहाड़ियां, कोडाई कनाल पहाड़ियां और आपका ये, चलो छोड़ो इसको, मैं और थोड़े से एक अच्छे से मैप पे आप लोगों को इस चीज के बारे में दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया इस चीज को अच्छे से। चलिए, पूर्वी घाट, इससे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूं। ये जो चीजें मैंने आपको वहां पे बताई, नीलगिरी पहाड़ियां ये हैं, अनामलाई हिल ये है, कार्डामम पहाड़ी ये है, ये आपकी महाराष्ट्र की रेंज है। और इन रेंज को मैं आपको पिछली क्लास में यहाँ पे पीछे बता, एक बार सही से फिर से देख लीजिए। पश्चिमी घाट दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा है जो संरचना की दृष्टि से एक अलग इकाई है। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी कुमार अंतरिक्ष यानी कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तरित है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है बेटा। सामान्यतः पश्चिमी घाट में उत्तर में 50 किलोमीटर और दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर चौड़े हो गए हैं। इतना तो नहीं है, 40 से 50 किलोमीटर, लगभग 25 से 40 किलोमीटर की जो है चौड़ाई में है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं परंतु प्रायद्वीपीय भटार का ही एक भ्रंश कगार है। मैंने बताया ये आपका भ्रंश कगार होता है। ठीक है, यह
उस भ्रंश का द्योतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में उत्तर में गिर की पहाड़ियां हैं और उसके बाद इसे से वहां मिलते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, जिसे दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री में इस तरीके से है और ये चीजें मैंने आप लोगों को बता चुका। आगे हम चर्चा करेंगे पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट महानदी के दक्षिण में उत्तरी पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 1300 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 1300 किलोमीटर की लंबाई में नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी विस्तार है। और नीलगिरी पहाड़ियों पर दो जगह आकर के मिलती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो वहां पर एक नीलगिरी पर्वत ग्रंथि का विकास होता है। नीलगिरी पहाड़ियों के निकट इनका अपना अलग अस्तित्व घाट का समाप्त हो जाता है। इस पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई कितनी 615 मीटर और उसकी कितनी थी बेटा 900 से 1200 मीटर। औसत चौड़ाई उत्तर में 190 किलोमीटर और दक्षिण में 75 किलोमीटर ही रहती है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी को नदियों ने अनेक स्थानों पर क्या हुआ है, काट दिया है। इस कारण ये अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम बात करेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर इस पहाड़ियों को नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जवादी, सेवाराय पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सेवाराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट अवस्थित है। इस पहाड़ी पर तमिलनाडु की सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड स्थित है। पर्वत गोदावरी व कृष्णा के डेल्टा के बीच बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। पूर्वी घाट वास्तविक पर्वत के रूप में महानदी व गोदावरी के बीच के भूभाग में मिलते हैं और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। इस भाग की औसत ऊंचाई 900 से 20 मीटर है और पूर्वी वहां पे कुछ और दे रखा था। पूर्वी घाट की उच्चतम शिखर विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम एक सिटी भी है और एक चोटी भी है। ठीक है, जबकि दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी 1510। यानी पूर्वी घाट की अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बेटा आपका आंसर आएगा विशाखापट्टनम, और पूछा जाए दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपका आंसर आएगा महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में है, और ये विशाखापट्टनम आपकी आंध्र प्रदेश जो गंजम जिले में स्थित है। ये उड़ीसा के गंजम जिले में है। ठीक है, यह भाग चार्नोकाइट्स और खोंडालाइट्स चट्टानों का बना हुआ है। गोदावरी के बाद पूर्वी घाट स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा और कर्नूल जिलों में लगातार श्रेणी के रूप में मिलते हैं। इनको नल्लामलाई कहते हैं। आंध्र प्रदेश में ये पहाड़ियां नल्लामलाई के नाम से जानी जाती हैं। यह 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। क्वार्टजाइट व सिलेट चट्टानों से बनी इन पहाड़ियों का दक्षिणी भाग पालकोंडा श्रेणी कहलाता है। दक्षिणी भाग पालकोंडा श्रेणी यानी आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु राज्य में यह पहाड़ियां काफी पेचीदा रूप में फैली हुई हैं और पश्चिम व दक्षिण पश्चिम दिशा में अनेक श्रेणियों के रूप में पाई जाती हैं। थिरुवेल्लूर जिला में जवादी पहाड़ियां, विलुपुल्लूर जिले में जिजी पहाड़ियां, तिरुचिरापल्ली जिले में कोल्लामलाई और पंचमलाई पहाड़ियां हैं। सलेम जिले में सेवाराय और गोंडूमलाई तथा कोयम्बटूर जिले में नीलगिरी पहाड़ियों के रूप में पूर्वी घाट का अपना विस्तार है। यही पहाड़ियां लगभग 1279 मीटर। इस चीज को थोड़ा सा हम मैप पर ठीक है। यहां पे पूर्वी घाट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है याद आता है आपका मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय। हिमाचल हिमालय जब या मध्य हिमालय जब हमें याद आता है तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या याद आता है, मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में ये चीज बताई थी कि बेटा जब कोई नदी किसी एरिया में बह रही हो तो वो अपने साथ जो है क्या करती है, अब साथ बहा के ले जाती है। ठीक है, अब वो नदी ये नहीं कि एक दिन में ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगी, लेकिन उसको समय लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो वो एक्चुअली में क्या होता है कि वो जो है जैसे मान लीजिए उसने क्या किया है, महान हिमालय से निकली हुई जो नदियों ने आपके पश्चिम मध्य हिमालय को क्या किया, काट दिया है। ठीक है, जब मध्य हिमालय को काट दिया उसी तरीके से आपके पश्चिमी घाट से निकली हुई चोटियों ने नदियों ने क्या किया है, इसको काट छांट दिया है। इसलिए यह इधर आपको अलग अलग बहुत सारी श्रेणियां या रेंज मिलती हैं, जिसमें उड़ीसा में आपकी ये गरजाइल, नारायण, नॉर्दर्न सर्कल से बहुत सारी श्रेणियां, नल्लामलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा, नागन हिल्स, जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पहाड़ी और वंशनार, ये सारी आपको कहाँ मिलती हैं, अलग अलग
नॉर्दर्न, ये बहुत सारी सिटी हैं, जैसे मैं यहाँ पे पिछली बता भी चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ पे पीछे ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अनेक नदियों ने क्या किया, अनेक स्थानों पर इसको काट दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है लगभग लगभग प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट हुआ, और आगे हम जो है चर्चा करेंगे। आपको इस चीज को एक थोड़े से अच्छे से मैप पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। कल के वीडियो में हम इसी चीज का पूरा मैप लेकर के आएंगे, और उस मैप को जो है हम यहाँ पे एक बार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी चीज को जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।